स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन, जिसमें इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज का टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आज हम देखेंगे वो लॉज जिनसे वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। क्यों ये अलग नियम बनाने की जरूरत पड़ी है, अलग रूल्स बनाने की जरूरत पड़ी, तो इसको ऐसे समझिए। अगर हमें स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करना है, स्केलर्स को ऐड करना है, जैसे 5 kg और 3 kg, तो टोटल कितना हो गया सर? ये तो काफी सिंपल है, 8 kg। ठीक है, काम खत्म। लेकिन मैंने कहा यहां पे एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स लग रहा है, यहां से 5 न्यूटन इधर की तरफ और यहां ऊपर से 5 न्यूटन। तो बताइए टोटल फोर्स कितना हुआ? तो आप बोलेंगे सर 10 न्यूटन। तो आंसर है नहीं। क्यों सर? ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इसका एडिशन कर रहे हैं, फोर्स का एडिशन कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन का भी एडिशन करना है। तो इनके रूल्स स्केलर एडिशन के रूल से अलग होते हैं। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, अगर हमें उन्हें ऐड करना है तो हम लॉज ऑफ अलजेब्रा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन यहां पे इनके रूल्स अलग हैं। इनके क्या रूल्स हैं वही देखना है, लेकिन रूल क्यों अलग बनाए? क्योंकि यहां पे एडिशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी करना है। तो आज हम यही समझने वाले हैं, लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर, ये सिंपल इसको रिजल्टेंट भी कहते हैं। आगे चलने के लिए ये जरूरी है कि रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट वेक्टर, इसको सिंपल हम रिजल्टेंट भी कह सकते हैं। तो क्या है ये? देखो, ये पॉइंट है, इस पे बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं। सपोज यहां एक, इधर एक, यहां से एक, इधर की तरफ ऐसे, यहां यहां बहुत सारे फोर्स इसमें एक्ट कर रहे हैं। इन सब फोर्सेस को जब हम ऐड करेंगे तो इनका कुछ तो रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो रिजल्ट है उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वो वेक्टर जो हमें रिजल्ट बताता है, जो इन सब फोर्स का इफेक्ट बताता है, उस वेक्टर को कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या सिंपल रिजल्टेंट। या बार बार वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको सिंपल रिजल्टेंट बोलेंगे। तो क्या है ये? इसको नोट कर लेते हैं। इट इज द सिंगल वेक्टर, it is the single vector which produces the same effect as individual vectors together would produce। समझ गए? रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है जो हमें वो इफेक्ट दिखाता है जो सारे वेक्टर्स एक साथ मिलकर दिखाएंगे, या वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो सारे वेक्टर्स एक साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर सब वेक्टर्स का रिजल्ट है जो हमें डायरेक्शन भी दिखाता है और मैग्नीट्यूड भी दिखाता है। तो इसको सिंपल रिजल्टेंट आगे से बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से, वेक्टर एडिशन के रूल्स अलग हैं स्केलर एडिशन से। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन को भी ऐड करना है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? सारे वेक्टर्स का रिजल्ट। ठीक, अब वो कौन से लॉज हैं? तो हमने देखा यहां पे वेक्टर को ऐड करने के हमने 3 नियम बनाए, 3 रूल्स बनाए। कौन कौन से? अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी लिखते हैं। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, फर्स्ट लॉ, इनको भी डिटेल में आगे पढ़ना है हमें। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या है सर? यही तो है, अभी देखना है इसको। सेकंड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
अच्छा, वेक्टर्स के ऐड करने को, ये जो प्रोसेस है वेक्टर्स को ऐड करने की, इसको एडिशन ऑफ वेक्टर्स या इसको कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स, इसको ये भी कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स तो समझ जाना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ये जो हम मेथड देखने वाले हैं आज, ये ज्योमेट्रिकल मेथड होगा। कौन सा मेथड होगा? इट विल बी ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्री से। इसके बाद के लेक्चर में हम एनालिटिकल मेथड देखेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे, लेकिन आज जो मेथड चलेगा, ये जो मेथड है, ये ज्योमेट्रिकल मेथड हम देखेंगे, और इसके बाद का लेक्चर होगा एनालिटिकल मेथड का, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें, वेक्टर्स को ऐड करने के रूल्स डिफरेंट है, जिसके लिए आपको रिजल्टेंट वेक्टर समझना जरूरी है, जिसको सिंपल रिजल्टेंट कहते हैं। कौन कौन से लॉज हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारे जो हम मेथड देखने वाले हैं आज, ये हैं ज्योमेट्रिकल मेथड। वेक्टर्स के ऐड करने की प्रोसेस को कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करो, और फिर लिखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले इसको नोट करिए। तो पहले ये स्टडी किया गया कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाए, तो हमको एक लॉ मिला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें देखिए ट्रायंगल आ रहा है, तो ये कुछ ट्रायंगल जैसा ही होगा। तो ये क्या कहता है, देखो, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by third side taken in opposite order। सर इसका क्या मीनिंग है? सपोज हमें टू वेक्टर्स को ऐड करना है, एक है हमारे पास ए वेक्टर और इसको ऐड करना है हमें बी वेक्टर के साथ। इनको कैसे ऐड किया जाए, इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इससे ट्रायंगल की टू साइड्स बनाओ, ये दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम होने का मीनिंग ये है, ऑर्डर सेम होने का मीनिंग ये है कि पैरेलल शिफ्टिंग करके एक के हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन करो, तब ये सेम ऑर्डर में आ जाएंगे। कैसे? जैसे हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, इसको यहां ला जाओ। तो हमने कहा ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर है, इस बी को हम पैरेलल शिफ्ट करके यहां ला गए, ऐसे ये बी, ये ए था और ये हो गया हमारे पास बी, ठीक। अब देखिए इनका ऑर्डर सेम आ गया, ऐसे ये यहां से ऐसे चल रहे हैं ना, ऑर्डर सेम आ गया, ये उल्टा तो नहीं हुआ, ऑर्डर अपोजिट नहीं करना। तो अगर जिन वेक्टर्स को ऐड करना है हम उनसे ट्रायंगल के टू साइड्स बना लें और उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होने का मतलब एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हो, तो यहां पे लिख लेते हैं जिन वेक्टर्स को ऐड करना है ज्वाइन, मैं एक लिख लेता हूं यहां पे, ज्वाइन हेड टू टेल। ये रूल याद रख लीजिए बस, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ज्वाइन हेड टू टेल, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन हेड टू टेल, ये रूल याद रखना है, तब इनका ऑर्डर सेम आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको कैसे बताएंगे? जो ट्रायंगल की थर्ड साइड आएगी बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। ये ऑर्डर ऐसा चल रहा है, क्या हम थर्ड साइड जो इसकी बना रहे हैं उसको ऐसा और इधर कर दें? नहीं, ऑर्डर अपोजिट। तो इसका रिजल्टेंट ये होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर ऐसे शो करेंगे, आर रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका ऑर्डर देखिए इनसे अपोजिट हो गया, ये ए बी ऐसा चल रहा था, ऐसा नहीं कर देना, इसका हेड इधर नहीं बना देना ये। तो ओवरऑल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उन दोनों को सेम ऑर्डर में ले लो, ट्रायंगल की टू साइड्स बना लो। सेम ऑर्डर का मतलब एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन कर लो। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? थर्ड साइड, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक। फिर हम इस आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
अब इसको ऐसा समझिए कि 5 kg 3 kg 5 kg प्लस 3 kg 8 kg, ये जो एडिशन हो रहा है ये वेक्टर एडिशन हो रहा है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपको। थोड़ा सा मैं इसके आपको मीनिंग समझा देता हूं ताकि आपको फील आ जाए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। देखो ये तो क्लियर हो गया, चलो यहां से देखते हैं। हमें एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इस पे हमने फोर्स लगाए बहुत सारे क्या, 2 फोर्स लगाते हैं पहले। एक फोर्स लगा इधर की तरफ, सपोज 5 न्यूटन। कितना फोर्स लगा? 5 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट पे। किसी ने इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन। उस टाइम पे कोई दूसरा आया, उसने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इसके डबल होगा लेंथ, तो ये 10 न्यूटन फोर्स लगाया उसने ये डायरेक्शन में। एक ऑब्जेक्ट है, 5 न्यूटन फोर्स किसी ने इधर लगाया और 10 न्यूटन किसी ने ऐसे ऊपर लगाया। ठीक, इन दोनों फोर्स को जब ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, तो क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो। लेकिन एक के हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन होना चाहिए, तो हमने कहा पैरेलल शिफ्टिंग कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास 5 न्यूटन, हमने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, ये 10 न्यूटन वाला हम इधर लेके आ गए यहां पे। ज्योमेट्रिकल मेथड कर रहे हैं आप, तो एक बात ध्यान रखिए स्केल का। जैसे अगर आपको इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, तो इंडिया तो इतना बड़ा है, आप उस कॉपी में कैसे ड्रॉ कर सकते हो, 1000 किलोमीटर तक है बाउंड्रीज उसकी। तो कॉपी में कैसे ड्रॉ करते हैं, आप स्केल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दिस। यहां पे भी स्केल लीजिए, आपने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, तो 5 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर, ये 10 न्यूटन मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, मैं तरीका बता रहा हूं आपको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का। आपको ये फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगेगा और उसकी डायरेक्शन कहां होगी। फिर से देखो, एक ऑब्जेक्ट है 5 न्यूटन 10 न्यूटन उधर की तरफ, आपको ये फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लगेगा, मतलब मैग्नीट्यूड, और कहां लगेगा मींस डायरेक्शन। तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। तो 5 न्यूटन का फोर्स आपने स्केल बनाया, 1 सेंटीमीटर इज 1 न्यूटन, तो ये 5 सेंटीमीटर का लाइन बन गई और ये बन गई 10 सेंटीमीटर की। तो इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, हेड से टेल ज्वाइन होगी, रिजल्टेंट कहां आएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट ऑर्डर मतलब ये गया यहां से और ये ऐसे, ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, ये इधर डायरेक्शन निकालनी हो, ये एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल कितना आया यहां से। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए इसका कि ये फोर्स है कितना, तो इसकी लेंथ स्केल से फाइंड कर लो। ये जो आर वेक्टर है इसकी लेंथ फाइंड करो। आपने मेजर किया, सपोज ये आया 13 सेंटीमीटर, कितना आया 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स। आपकी स्केल कितनी थी 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, यह है 13 सेंटीमीटर मींस 13 न्यूटन। 13 न्यूटन, समझ गए, तरीका समझ गए। इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स निकालना था, 5 न्यूटन इधर था 10 न्यूटन इधर था, आपने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, हेड से टेल ज्वाइन कर दी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है। थर्ड साइड बना दी ट्रायंगल की, अपोजिट ऑर्डर कर दिया उसका। ये ऑर्डर तो ऐसे चल रहा है ना, अपोजिट ऑर्डर, इधर नहीं करना था, हेड इधर नहीं करना था, वरना ऑर्डर सेम हो जाता। अपोजिट ऑर्डर कर दिया, इसकी लेंथ फाइंड की, वो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन इधर की तरफ है, एंगल वाइज निकाल लो, ये एंगल निकाल लो। तो ये तरीका है करने का, समझ गए। ठीक है, इसमें थोड़ा और देखिए, एक और दे देता हूं मैं आपको। ज्योमेट्रिकल मेथड है तो ज्योमेट्री इसमें यूज हो रही है। ठीक, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो एक और बताता हूं मैं, यहां पे आप देखते हैं क्या करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है, सपोज इधर 3 न्यूटन, कितना लग रहा है 3 न्यूटन, और इस पे 90 डिग्री पे, 3 न्यूटन के 90 डिग्री पे एक और फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। तो बताइए इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा और कहां लगेगा, ऐसा आपके पास है। इधर की तरफ 3 न्यूटन, ऊपर की तरफ 4 न्यूटन। तो आपने क्या किया, पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, ये 3 न्यूटन है, इस 4 न्यूटन को आपने यहां लेके आ गए, पैरेलल शिफ्ट कर दिया इसको। ठीक, इसका रिजल्टेंट कहां बनेगा, क्या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है, यस, हेड टेल से ज्वाइन हो गई, रिजल्टेंट कहां बनेगा, थर्ड साइड बना दो अपोजिट ऑर्डर में, ये इधर। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया, मतलब इस पे नेट फोर्स, इन दोनों का इफेक्ट जो होगा, मतलब रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स, नेट फोर्स इस पे ये डायरेक्शन पे लगेगा।
एंगल निकालना हो, सपोज एंगल है थीटा, अभी देखो एंगल भी आ जाएगा, ठीक। इसकी लेंथ फाइंड कर लो, वो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। यहां पे तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये 90 डिग्री पे लग रहा था तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया तो अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मीन्स 5 न्यूटन, ये न्यूटन था, 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ नेट, ओनली मैग्नीट्यूड देख रहा हूं मैं तो वेक्टर नहीं लगा रहा, अगर वेक्टर लगाऊंगा तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूं तो एफ नेट लिख रहा हूं 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। इधर 3 न्यूटन था, ऊपर 4 न्यूटन। हमने फाइंड किया ज्योमेट्रिकल मेथड से, ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से, कि इस पे नेट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। इसको आप मेजर करोगे, जैसे आपने स्केल ले ली 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, यह आएगा 3 सेंटीमीटर, यह आएगा 4 सेंटीमीटर, इसको मेजर करोगे यह आएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा था कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो आंसर आ जाएगा, तो कितना आया? 5 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे? 5 न्यूटन। कौन सी डायरेक्शन में? हमने कहा ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। तो एंगल निकालो भाई, हमको क्या लिखेंगे कैसे कॉपी में? ये डायरेक्शन में हमें तो एंगल चाहिए कि यहाँ 3 न्यूटन के साथ मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा है नेट फोर्स का, हमें तो एंगल चाहिए। तो एंगल चाहिए तो हमने कहा भाई चलो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 4 अपॉन हाइपोटेनियस दिस इज 5, 4 अपॉन 5 मीन्स 0.8, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.8। अब 0.8 कौन सी वैल्यू होती है? तो वो होती है 53 डिग्री, 53 डिग्री। साइन 53 इज 0.8। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके पास तो गिवन रहेगा कि 53 डिग्री साइन 53 इक्वल टू 0.8, ये गिवन रहता है क्वेश्चन में, ठीक। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 53 डिग्री। मतलब ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ या 3 न्यूटन के साथ नेट फोर्स कितना एंगल बना रहा है? 53 डिग्री। ऐसा करना है, ठीक। तो समझ गए कितना कितना अच्छा रूल है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, कितनी चीजें बताता है हमें, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स से मूव कर पाता, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारे फोर्स से मूव कर पा रहा है तो ये कहां मूव करता? इस पे इधर लग रहा है 3 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 4 न्यूटन, तो ये कहां मूव करता? कहां मूव करता? ये मूव करता यहां 3 न्यूटन के साथ 53 डिग्री पे, क्योंकि नेट फोर्स इधर ही लग रहा है। थोड़ा और फील देता हूं मैं मूव करने वाला, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, एक फील थोड़ा सा दे देता हूं मैं आपको मूव करने वाला। देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है सपोज इधर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और यहां लग रहा है ऊपर की तरफ 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन देखो सर, ये तो दिख भी नहीं रहा, तो तभी तो छोटा फोर्स है 1 न्यूटन, ठीक। यहां लग रहा है इस पे 1 न्यूटन, यहां लग रहा है इस पे 100 न्यूटन। तो बताइए अगर ये फोर्स से मूव कर पाता तो कहां मूव करता? वहां मूव करता जहां इस पे फोर्स लग रहा है, जहां इस पे नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा है 1 न्यूटन, नेट फोर्स किधर लग रहा है? तो हमने कहा चलो नेट फोर्स फाइंड करना है, पैरेलल शिफ्टिंग कर देते हैं, इसको यहां ला जाओ 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन। सर दिख नहीं रहा, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं, लेकिन समझ लो 1 न्यूटन बहुत छोटा है, आपको दिखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं। अब देखिए तो नेट फोर्स कहां लगेगा? नेट फोर्स कहां लगेगा? तो क्या ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन एप्लीकेबल है? यस एप्लीकेबल है। एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन हो रहा है, तो नेट फोर्स कहां आएगा? नेट फोर्स आएगा बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो नेट फोर्स यहां आ गया, इसका आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ठीक। मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, इसकी लेंथ फाइंड कर लो, या तो ये 90 डिग्री है सीधा सीधा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ठीक। डायरेक्शन ये आ गई, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर सकता तो ये यहां इस लाइन में मूव कर पाता, यहां इस लाइन में, समझ गए? ये यहां मूव करता। और क्या एक प्रैक्टिकली भी लग रहा है कि इधर ही मूव करना चाहिए इसको? यस 100 न्यूटन इधर लग रहा है और ऊपर बस 1 न्यूटन है, तो डोमिनेट कर रहा है 100 न्यूटन, तो इसको यहां इस लाइन में मूव करना चाहिए था, ठीक। थोड़ा चेंज कर दूं, यहां पे ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ 100 न्यूटन और यहां लग रहा है 1 न्यूटन। अब प्रैक्टिकली क्या लग रहा है, कहां मूव करना चाहिए? अगर इस पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली लग रहा है कि यहां मूव करना चाहिए, जो डोमिनेट कर रहा है फोर्स उसकी तरफ, मतलब ऊपर की तरफ। क्या आएगा भी ऊपर की तरफ? देखते हैं। ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन, ये लग रहा है 1 न्यूटन, तो हमने कहा चलो ये 100 न्यूटन हो गया, इस 1 न्यूटन को पैरेलल शिफ्टिंग की, हम यहां लेके आ गए, तो रिजल्टेंट कहां आएगा? रिजल्टेंट आएगा यहां, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इधर, ये आ गया इसका रिजल्टेंट।
क्या इधर ही आना चाहिए था? यस, क्योंकि डोमिनेट कर रहा है 100 न्यूटन, तो ये अगर मूव कर सकता तो यहां मूव करता। ठीक है, फिर से देखो, ये हमने क्या निकाला? रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स। एरो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन इधर है। एंगल वाइज डायरेक्शन निकालनी हो, एंगल फाइंड कर लो। इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, लेंथ फाइंड कर लो। अगर आपने स्केल से लिया है तो, ये भी स्केल से लिया है तो लेंथ फाइंड कर लो, वो आ जाएगा। लेंथ नहीं फाइंड कर रहे, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, इसका लेंथ आ जाएगा, मतलब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां पे आपको एक की हेड दूसरी की टेल से ज्वाइन करनी है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जो थर्ड साइड होगी ट्राइंगल की, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक, चलिए, ये हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेम में पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ही यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो समझो, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उन्हें पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स बनाना है। अभी समझाऊंगा कैसे। ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, उनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जो रिजल्टेंट होगा वो किससे पता चलेगा? उसके डायगोनल से। कैसे? हमें ऐड करना है ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ। तो अब क्या करना है हमें? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर इनको ऐड करना है तो इनको एडजेसेंट साइड्स बना लो। एडजेसेंट साइड्स बना लो पैरेललोग्राम की। कैसे? तो कुछ ऐसे, यहां पे हम ए वेक्टर ये है, हमने बी वेक्टर की शिफ्टिंग की और इसको ऐसे यहां पे बना लिया। इनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो ये आ गया वो कॉमन पॉइंट। यहां पे हम देखो क्या कर रहे हैं, एक की टेल दूसरे की टेल से टच कर रहे हैं। इससे पहले क्या ज्वाइन कर रहे थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? एक की हेड दूसरे की टेल से, लेकिन यहां पे टेल से टेल ज्वाइन होती है तो इसको नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं? यहां पे क्या ज्वाइन करते हैं? ज्वाइन टेल टू टेल। टेल से टेल यहां पे ज्वाइन की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल से टेल ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये इनका कॉमन पॉइंट आ गया। अब क्या करो? देखिए स्टेप समझ रहे हैं? देखिए फिर से, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है टेल से टेल ज्वाइन कर दो, कॉमन पॉइंट बना लो। इसके बाद पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो। इसकी पैरेलल लाइन ये हो गई, इसके पैरेलल लाइन ये हो गई, ये बन गया पैरेललोग्राम। ठीक हो गया। तो जो इसका डायगोनल होगा, जो डायगोनल होगा वो क्या बताएगा? रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का इफेक्ट। डायगोनल का टेल भी यहां पे आना चाहिए, तो डायगोनल बना लो, ये बन गया डायगोनल, और इसका टेल यही होना चाहिए, ये इसका हेड हो गया। समझ गए? तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। तो रिजल्टेंट आर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर से जो एडिशन हो रहा है, ये वेक्टर एडिशन हो रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और डायरेक्शन भी आ रही है। ये लिखने का तरीका है रिजल्टेंट को। ठीक, समझ गए? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जिन वेक्टर को ऐड करना है उनका एक कॉमन पॉइंट बना लो, टेल से टेल ज्वाइन कर दो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, डायगोनल बनाओ, डायगोनल का टेल भी वहीं पे होना चाहिए, और ये रिजल्टेंट आ गया ए और बी का। बस काम करना, यही करना है। ठीक, इसकी भी थोड़ा मैं आपको फीलिंग दे दूं, इसको भी मैं थोड़ा फील करा दूं आपको। देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है। सपोज इधर लग रहा है इस पे कुछ फोर्स 5 न्यूटन, और इस पे यहां लग रहा है ऐसे 5 न्यूटन। तो बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? नेट फोर्स कहां लगेगा, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो क्या करो, नेट फोर्स फाइंड करना है, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो कैसे करें? इसका पैरेललोग्राम बना लो, बना लिया, ये इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन ऐसे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब इसका डायगोनल बनाओ, डायगोनल यहां बन गया, टेल उसकी यहीं आएगी। तो ये आ गया नेट फोर्स, इस पे ये डायरेक्शन पे लगेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन ऊपर की तरफ। तो जो नेट फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये इसके ले लो 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ फाइंड करो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। एंगल फाइंड करना है तो ये वाला एंगल फाइंड कर लो, ये वाला एंगल,
इसके साथ। डायरेक्शन अगर बोली है वेक्टर की, रिजल्टेंट वेक्टर की, तो किसी एक फोर्स के साथ फाइंड कर लो, 5 न्यूटन या तो 5 न्यूटन, ठीक। बाकी तो दिख रही है डायरेक्शन की, इधर लगेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट, देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर पा रहा है हमारे फोर्स से, मूव कर पा रहा है हमारे फोर्स से, तो ये कहां मूव करता, ये मूव करता इस नेट फोर्स की डायरेक्शन में, यहां, ये इधर मूव करता, समझ गए। इसमें देखिए ये कैसा, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सही कैसे है, अच्छा ये है कि इसमें पैरेलल शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती यहां से। जैसे एक और दे देता हूं मैं, यहां पे आपके पास है एक ऑब्जेक्ट जिसमें फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन और यहां पे लग रहा है 10 न्यूटन ऐसे, तो बताइए नेट फोर्स कहां लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, पैरेललोग्राम बना लो, ये हो गया इसके पैरेलल, इसके पैरेलल ये लाइन हो गई, तो नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नेट फोर्स आएगा इसका डायगोनल बना लो, ये इस डायरेक्शन में, मतलब अगर ये मूव कर पाता तो इधर मूव करता, ठीक। नेट फोर्स निकाल लो, लेंथ निकाल लो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डायरेक्शन चाहिए तो इधर की तरफ दिख रहा है, एंगल वाइज चाहिए तो एंगल निकाल लो, काम खत्म। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है टेल से टेल ज्वाइन करा दो और पैरेललोग्राम बना दो, उसके बाद पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ कर दो, डायगोनल का टेल कहां होना चाहिए, जो कॉमन पॉइंट है वहां पे, यही है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। चलिए इसको करिए, फिर करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं अगर आपके पास, उनको ऐड करना है तो फिर हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, ये है वेक्टर्स ए बी सी डी, इनको ऐड करना है, तो क्या कहता है ये लॉ, इफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन, खुला हुआ पॉलीगन, जैसे ये खुला हुआ, टेकन इन सेम ऑर्डर, जिन वेक्टर्स को ऐड करना है उनका ऑर्डर सेम कर दो, क्या है इसका मतलब बता रहा हूं अभी, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड, जिससे पॉलीगन को क्लोज कर रहे हैं उससे बताया जाएगा, लेकिन वो कैसे लेना है, इनसे अपोजिट ऑर्डर में। कहने का मतलब क्या है, देखो हमें इन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो इनसे पहले पॉलीगन बनाओ, ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी, इनका जो ऑर्डर है वो क्या रखना है, सेम, तो ये ऑर्डर सेम चल रहा है। सी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, यहां ला जाओ, सी आ गया, डी पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, यहां ला जाओ, डी आ गया, ठीक है। अब देखो जो क्लोजिंग साइड होगी, ये क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड कैसे लेनी है, अपोजिट ऑर्डर में, इनका ऑर्डर देखिए इधर की तरफ, तो ये क्लोजिंग साइड होगी अपोजिट ऑर्डर में, मतलब यहां ऐसे, ये हो गया रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये आ गया इन सब का इफेक्ट, इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर। ये तो ठीक है, डेफिनेशन बता रही है, लेकिन सर ये आया कैसे, इसको समझते हैं। और क्या हम इनको ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम्स लॉ से भी कर सकते हैं, यस। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दो से ज्यादा वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे यहां से भी पता लग जाएगा, और यहां से ये भी निकल जाएगा। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये यहां ये ट्रायंगल बन रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है, यस। इसका हेड इसकी टेल को ज्वाइन कर रहा है, हेड टू टेल ज्वाइन है, मतलब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है। इनका रिजल्टेंट ये आएगा, ये वाला इनका रिजल्टेंट आएगा, और ये कितना होगा, मैंने इसका ऑर्डर अपोजिट कर दिया, ये देखिए ट्रायंगल में मैंने इसका ऑर्डर अपोजिट कर दिया, तो ये कितना आएगा, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा, सही है, ठीक है। अब देखो यहां पे भी ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, यहां भी ट्रायंगल बन रहा है, यहां एक का हेड दूसरे की टेल से ज्वाइन है, ऑर्डर ये चल रहा है, मैंने ऑर्डर अपोजिट कर दिया इस ट्रायंगल में, तो ये किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऐसे चल रहा है, तो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, समझ गए। अब ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये भी ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो एक से ज्यादा, दो से ज्यादा वेक्टर हो आपके पास तो इसको आप ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये पॉलीगन लॉ है, यहां से आप डायरेक्ट आपको मिल जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। हम ये देख रहे हैं रिजल्टेंट ऐसे कैसे आया। अब ये भी ट्रायंगल बन रहा है, और इसमें देखो इसका हेड इसकी टेल को ज्वाइन कर रहा है, ये हेड टेल को ज्वाइन कर रहा है, और ये वाला अपोजिट ऑर्डर में है, इस ट्रायंगल में अपोजिट ऑर्डर में, तो आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों के सम के, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। काम खत्म। क्या किया हमने, पहले यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया, यहाँ पे भी गया सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर भी आया, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दो से ज्यादा वेक्टर हो आप उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हैं।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको नोट करो। इसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं वेक्टर्स की, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज। जो वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। क्या होते हैं सर ये? इसको देखते हैं, पहले इसको नोट करो। वेक्टर एडिशन की टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब देखते हैं। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। पहले कॉम्यूटेटिव, इसका मीनिंग क्या है? कॉम्यूटेटिव का जनरल मीनिंग समझते हैं। हम कर रहे हैं 1 + 4 और 4 + 1, दोनों का आंसर एक ही आएगा 5। मतलब ऑर्डर बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन भी कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का रिजल्ट भी वही आएगा। सो वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब इसको प्रूव करते हैं। चलो देखो, यहां पे हमारे पास ए वेक्टर है, हमको इसको ऐड करना है बी वेक्टर के साथ। तो हमने बी की पहले पैरेलल शिफ्टिंग की, यह ए वेक्टर, इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ला गए। अब हमने कहा इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनाओ, ट्राइंगल की थर्ड साइड बनाओ अपोजिट ऑर्डर में। ऑर्डर ये चल रहा था, हमने अपोजिट कर दिया, ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। ये किसके इक्वल होगा? सिंपल ऑर्डर ऐसा चल रहा है ना, पहले ए से बी पे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमने पैरेलल शिफ्टिंग ए की कर दी, ए को हम यहां पे ले गए, तो ये तो बी वेक्टर हो गया। ए को हम यहां से यहां ऊपर ले गए, ये हो गया ए वेक्टर। यहां पे रिजल्टेंट आया अपोजिट ऑर्डर में। अब ये किसके इक्वल आएगा? ये रिजल्टेंट आएगा, देखिए ऑर्डर ऐसे चल रहा है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। अब ये और ये सेम है, ये देखिए इसका लेंथ सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है, ये और ये सेम है, मतलब बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ओवरऑल ऑर्डर बदलने से रिजल्ट नहीं बदलेगा। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अब देखते हैं वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है? पहले एसोसिएटिव का जनरल मीनिंग समझते हैं। जनरल मीनिंग देखो, हमने 1 + 4 + 2 किया और 4 और 2 को पहले ऐड किया, तो 6 + 1 7। अब हमने 1 और 4 को पहले ऐड किया 5 और फिर 2 को बाद में, आंसर 7। मतलब रिजल्ट सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन भी एसोसिएटिव है। कैसे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहले बी और सी वेक्टर का हमने रिजल्टेंट निकाला, उसको ए के साथ ऐड किया, तो आंसर वही आएगा जो ए और बी को पहले करने में और सी को फिर इसके रिजल्ट के साथ ऐड करने में आएगा। समझ गए? चलो इसको भी प्रूव करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहे हैं, डिफरेंट फोर्स। मैं फोर्स का नामकरण कर रहा हूं, ए वेक्टर बोला मैंने इसको। एक फोर्स ये है इस पे बी वेक्टर और एक फोर्स ये है इस पे सी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है। देखो एग्जाम्पल के लिए मैं फोर्स ले रहा हूं, वरना वेक्टर तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, आपका टॉर्क, लेकिन फोर्स से समझना इजी होता है। आप समझ जाते हैं फोर्स लग रहा है भाई, इधर के लिए लग रहा होगा, इसलिए मैं फोर्स ही यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, खैर हमें देखनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक ऑब्जेक्ट जिसमें 3 फोर्सेस ए बी एंड सी, नेम रखे मैंने इन फोर्सेस के, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब हम पहले बी और सी का रिजल्टेंट निकालेंगे, बी और सी का, फिर उस जो रिजल्टेंट आएगा उसको ए के साथ ऐड करेंगे, फिर देखेंगे इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ आता है। तो पहले बी और सी का, तो कैसे करना है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने लगाया, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, बी और सी का कर रहे हैं पहले, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, ये हो गया। अब इनका कॉमन पॉइंट ये है, यहां से हमने एक इसका डायगोनल ड्रॉ किया, ये। अब देखिए आपके पास एक ये वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम निकालते हैं। तो इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया और इसके पैरेलल सीधी लाइन है यहां से ऐसे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा? ये आ गया ऐसे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ए और बी को पहले करेंगे, तो फिर से मैं यहां पे कर देता हूं, दिस इज ए, ये हमारा बी हो गया और यहां था हमारा सी, ऐसे। ठीक है, तो ए और बी को पहले करते हैं। तो ए और बी को हमने पहले किया, पैरेललोग्राम बनाया, इनका कॉमन पॉइंट ये है, डायगोनल ड्रॉ किया, ए और बी का रिजल्टेंट ये आया। अब इसको और सी का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये आ गया ऐसे। अब ये रिजल्टेंट दोनों सेम हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है, इनका लेंथ भी सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम, लेंथ सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पेयर को आप पहले ऐड करो, किसी भी पेयर को पहले ऐड करो, बी और सी को पहले करो या ए और बी को पहले करो, रिजल्ट सेम आएगा। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। समझ गए? ठीक है, सिंपल है। अब थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं वेक्टर एडिशन का। डेली लाइफ में वेक्टर एडिशन कैसे यूज होता है, अब उसको समझते हैं।
ठीक, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है वेक्टर एडिशन की हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले देखते हैं फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। क्या ये बर्ड्स को उड़ने में भी हेल्प करता है? समझते हैं। देखो यहाँ पे एक बर्ड लेके आते हैं, रियल नहीं लेके आ रहा हूँ, ये आई बर्ड और ये इसके हो गए विंग्स, ये बर्ड के विंग्स हैं और ये ऐसे। अब देखिए बर्ड कैसे उड़ती है, तो अपने पंखों को, अपने विंग्स को ऐसे नीचे पुश करती है। तो जब ये यहाँ से ऐसे नीचे कर रही है अपने विंग्स, तो ये एयर को पुश कर रही है, एयर को पुश कर रही है। तो एयर को ये यहाँ पुश कर रही है ऐसे डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे डायरेक्शन में इसका कोई एक कॉमन पॉइंट होगा अगर बना ले तो यहाँ से एयर को पुश कर रही है। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एयर को पुश कर रही है तो एयर भी उस पर रिएक्शन लगाएगा। तो एयर ने इस पर रिएक्शन लगाया इस पुश के अपोजिट, ये एक रिएक्शन हो गया, ये एक रिएक्शन हो गया, ठीक है, एयर ने इसको रिएक्शन दिया। अब देखिए ये दो हमारे पास रिएक्शन फोर्स आ गए, ये दो फोर्स आ गए जो एयर लगा रही है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? तो पैरेललोग्राम बनाओ, इसका पैरेलल ये, इसका पैरेलल ये, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे यहां से ऊपर, यहां से ऊपर। और यही रिजल्टेंट फोर्स, यही रिजल्टेंट फोर्स इसको ऊपर उड़ने में हेल्प करता है। समझ गए क्या हुआ? फिर से देखो, इसने विंग से एयर को पुश किया, एयर ने इस पर रिएक्शन लगाया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया जो इसको ऊपर उड़ने में हेल्प करता है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। स्लिंग, गुलेल होती है, बंदर भगाने के काम आती है ना गुलेल। बंदर भगाते भगाते किसी का सर पे मत लगा देना, है ना, ठीक है। चलो स्लिंग इसका समझते हैं, गुलेल का। इसका क्या है कि यहाँ पे भी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स का यूज हो रहा है, ऐसे होती है गुलेल, और इस पे हम लगाते हैं, कोई रबर लगा देते हैं या कुछ स्ट्रिंग लगा देते हैं, ऐसा लगा देते हैं इसको। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो जब हम इसको ऐसे पीछे खींचते हैं तो इस पे, इस रबर पे या कोई स्ट्रिंग लगाई है, इस पे टेंशन डेवलप होता है, टेंशन, अपोजिंग फोर्स, जो इस रबर को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना चाहता है। अब ये टेंशन ऐसे लग रहा है, देखो ये पॉइंट हो गया, ये एक लग रहा है और ये एक लग रहा है इस रबर पे, टेंशन बोलते हैं इसको। टेंशन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। टेंशन लग रहा है, अपोजिंग फोर्स, जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाना चाहता है जब हमने इसको खींचा, ठीक है। अब रिजल्टेंट टेंशन किधर लगेगा? ये दो लग गए, इनका रिजल्टेंट बनाना है हमने, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, रिजल्टेंट टेंशन इधर, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर यहाँ पे देखें तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, रिजल्टेंट टेंशन कहाँ लगेगा? ऐसे बनाएंगे पैरेललोग्राम, ये इधर, और यही रिजल्टेंट टेंशन उस ऑब्जेक्ट को, जैसे पत्थर रख दिया या कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इसको इस डायरेक्शन में ले जाता है जहाँ रिजल्टेंट टेंशन लग रहा होगा। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए एक गुलेल ये है, ठीक। अब गुलेल से किसी के सर पे मत मारते रहना, सर ने दिखाया था तो हम भी ऐसे ही करेंगे, नहीं ये नहीं करना। देखो जब मैं इसको ऐसे पीछे खींच रहा हूँ तो यहाँ टेंशन डेवलप हो रहा है इन दोनों पार्ट में, इधर और इधर, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये मैंने खींचा, टेंशन डेवलप हुआ। अब ये टेंशन जो डेवलप हो रहा है इन दोनों पार्ट में, उसका एक रिजल्टेंट टेंशन बनेगा इस डायरेक्शन में जहाँ मेरी फिंगर है, रिजल्टेंट टेंशन, ठीक, ये वाला। और वही रिजल्टेंट टेंशन की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे निकल जाता है। तो यहाँ भी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स यूज होता है, समझ गए, ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। देखो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ एक बच्चे का, कि ये इंडिया का स्पाइडरमैन है, दीवार पे वो चढ़ता चढ़ता चला जाता है। देखो जैसे ये वीडियो में आ रहा है साइड में स्क्रीन में, इसका एक पर्टिकुलर फ्रेम में दिखाना चाहता हूं आपको, जहां पे वो हाथ छोड़ देता है फिर भी वो नीचे नहीं गिरता है। क्या इसके पीछे भी कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स है? इसको समझते हैं। देखो मैंने इस मार्कर को छोड़ा, ये नीचे आया, क्यों? ड्यू टू इट्स वेट, अपने वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसको नीचे लेके आया। अगर अब ये नीचे नहीं गिर रहा है तो मतलब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल कोई फोर्स इस पे ऊपर लगा रहा हूं जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिर रहा है। वैसे ही अगर ये जो बच्चा है ये नीचे नहीं गिर रहा है तो इसके फोर्स, इसके वेट को कोई तो बैलेंस कर रहा होगा, तो इसमें वो अपवर्ड फोर्स कहां से आ रहा है? क्या इसके पीछे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर हो सकता है? इसको समझते हैं। तो ये ऐसे वॉल की कॉर्नर में गया हुआ है, ऐसे ये दीवार है दोनों साइड की, एक ये और एक ये। अब देखो क्या करता है ये, इसने अपने दोनों पैर यहां पे लगाए, ठीक, और इसने वॉल को पुश किया इस डायरेक्शन में। अगर इसने वॉल को पुश किया, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वॉल ने इस पे रिएक्शन लगाया, रिएक्शन लगाया, वॉल का रिएक्शन इस साइड और ये वाले पैर पे इस साइड।
अब ये दो फोर्स आ गए, इनका रिजल्टेंट कहां बनेगा? पैरेललोग्राम बनाया, रिजल्टेंट बनाया, तो रिजल्टेंट आया ऐसे अपवर्ड। इसने अपने आप को कुछ इस तरीके से ट्रेन कर दिया है कि इसका रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट ये वेक्टर आया, ये इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। ये ऊपर के लिए लग रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये नीचे नहीं गिरते। समझे? फिर से समझते, देखो क्या हुआ। इसने दोनों पैरों से फोर्स लगाया, वॉल ने इसको रिएक्शन दिया, इनका रिजल्टेंट आया ऊपर, और यही ऊपर वाला फोर्स इसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, डेली लाइफ से देखते रहिए, कहीं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का कोई एग्जाम्पल आपको दिख रहा हो। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।